Hello, dear students. Welcome back to another enriching session with me at CSE Tutorial. आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे टॉप 30 प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को, ताकि आपके इस चैप्टर के नंबर तो पक्के हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रॉपिज्म? ट्रॉपिज्म क्या होता है? इट्स आंसर इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। जो प्लांट्स की मूवमेंट होती है, जो डायरेक्शनल मूवमेंट रहती है किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, उसको हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, जिसमें कि थिग्मोट्रॉपिज्म आता है, फोटोट्रॉपिज्म आता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म आता है, जियोट्रॉपिज्म आता है, केमोट्रॉपिज्म रहता है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म जो है, जैसे कि आपका टच मी नॉट के प्लांट के अंदर होता है कि जब आपने टच किया तो उसके रिस्पॉन्स में वो लीव्स क्लोज हो गई। हाइड्रोट्रॉपिज्म जो वाटर के रिस्पॉन्स में रहता है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब कि लाइट के रिस्पॉन्स के अंदर जो पौधा जो है लाइट की टुवर्ड्स जो है वो बेंड करना शुरू कर देता है। जियोट्रॉपिज्म के अंदर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो रहेगा उसको हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। एंड केमोट्रॉपिज्म यानी कि जो उसके अंदर रिप्रोडक्शन का पार्ट हो रहा है, जो एंथर और पोलन ग्रेन्स के साथ में, उसको हम केमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द टू टिश्यूज which provide control and coordination in animals. Its answer is nervous tissue and muscular tissue provide control and coordination in animals. जो नर्वस टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है, ये प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। आप पिक्चर्स मैंने साथ में इन आंसर्स के अटैच किए हैं ताकि आप इनको विजुअली देखकर जो है वो इनको लॉन्ग टर्म मेमोराइज कर पाओ, आपको रटना ना पड़े आंसर्स को। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज नेम टू पार्ट्स विच कंस्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आपको बताना है, आपको पिक्चर में भी देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन से हैं दो पार्ट्स। सो इट्स आंसर इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या, एक ही आया आपका ब्रेन और दूसरा आया आपका स्पाइनल कॉर्ड। सो दीज आर द टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस भी बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आपको दो कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। सो इट्स आंसर इज टू कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज अ वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का जो है वो सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है? आपको पिक्चर में देख के समझ में आ रहा होगा। यस, इट्स सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज सेरेब्रम, क्योंकि ये इतना सारा जो है वो आपका सेरेब्रम ही रहता है। सो इसीलिए सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज नेम वन गस्टरी रिसेप्टर एंड वन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर इन ह्यूमन बींग्स। अब आपको एक गस्टरी रिसेप्टर और एक ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में बताना है। So its answer is the gustatory receptor are the receptor for taste present in taste buds on tongue. Olfactory receptors are the receptors for smell present in nasal chambers. जो gustatory receptors हैं वो present होते हैं आपकी taste buds के अंदर, जो कि टंग पे present है, ठीक है। और ये taste के लिए responsible होते हैं, ये आपके खाने में किस टाइप का taste है उसको ये बताते हैं, ठीक है। और olfactory receptors जो हैं वो smell के लिए होते हैं और ये present होते हैं आपके nasal chamber के अंदर। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि गस्टरी रिसेप्टर कौन सा है, टेस्ट के लिए होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टंग पे, और जो ओल्फैक्टरी है वो नेजल चैम्बर के अंदर, जो कि स्मेल के लिए प्रेजेंट होता है वहां पे। सेवेंथ क्वेश्चन, राइट ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर जो दिया था ए और बी, इसी के अकॉर्डिंगली आपको बताना था कि ये जो ए है ये कौन सा है और ये बी कौन सा है। सो ए इज योर साइटोन एंड बी इज एक्सॉन। जो न्यूरॉन का डायग्राम रहता है उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये बताना था कि सबसे पहले होते हैं डेंड्राइट्स, देन ए पर होता है आपका साइटोन, बी इज योर एक्सॉन एंड देन योर एंड पॉइंट्स ऑफ द न्यूरॉन। एट्थ क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड व्हिच आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब आपको ग्लैंड का नाम बताना है और कौन सा हार्मोन जो है वो उन ग्लैंड्स के साथ एसोसिएटेड है जो प्रॉब्लम्स नीचे दी गई है उनके लिए। सो सबसे पहला है अ गर्ल has grown extremely tall। अगर कोई लड़की एक्सट्रीमली लाइक उसकी हाइट बढ़ गई है तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड वन इज अ वुमेन हैज अ स्वोलन नेक। अगर किसी वुमेन की स्वोलन नेक है तो उसके लिए कौन सा है? थायराइड ग्लैंड, जिससे कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन, नेम द डिजीजेस बाय विच अ पर्सन इज लाइकली टू सफर
ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से ये जो डिजीजेस है वो कॉज होती है। आपको डिजीज का नाम बताना है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? सो इट्स आंसर इज गॉइटर। एंड सेकेंड वन इज योर डायबिटीज। डायबिटीज किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। 10th क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। आपको बताना है कि आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट मेंटेन करता है पोस्चर और बैलेंस को? दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो मेंटेन करने में, आपके बॉडी के पोस्चर को और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सेकेंड वन इज बीटिंग ऑफ हार्ट। आपका हार्ट जो है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, तो उसके लिए मेड्यूला जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। थर्ड, थिंकिंग, सोच रहे हैं, उसके लिए हमारा सेरिब्रम जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। फोर्थ, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है उसके लिए मेडुला, जो इनवॉलंटरी एक्शंस है उनके लिए मेडुला जो है पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। 11th क्वेश्चन, इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकिनिन्स इज। प्लांट्स के अंदर साइटोकिनिन्स का क्या रोल रहता है? प्रमोट करना सेल डिवीजन को, विल्टिंग ऑफ लीव्स, प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, डी हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। जो साइटोकिनिन है इनका पौधों के अंदर क्या रोल रहता है? क्या करते हैं इन चारों में से? दे प्रमोट द सेल डिवीजन इन द प्लांट्स। साइटोकिनिन जो है वो सेल डिवीजन को जो है वो प्रमोट करते हैं। 12th क्वेश्चन इज सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स टू द A spinal cord, B brain, C muscles of the effector organ और D bones of the receptor organ। अब यहाँ पे जो सेंसरी नर्व है रिफ्लेक्स आर्क की, वो इंफॉर्मेशन जो है रिसेप्टर सेल से लेके कहाँ पे लेके जाती हैं? दे टेक द इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड। जिस भी पार्ट पे आपके कहीं चोट लगी है कुछ भी, वो रिफ्लेक्स आर्क जब होता है तो वो जो सेंसरी नर्व्स हैं वहां से रिसेप्टर सेल से इंफॉर्मेशन को लेके स्पाइनल कॉर्ड पे जाते हैं। 13th क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट। जो लाइट से दूर रूट्स ग्रो कर रही हैं, ठीक है ना, लाइट के अगेंस्ट, लाइट की रोशनी थोड़ी प्रेजेंट होती है मिट्टी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म और डी जियोट्रोपिज्म। इन चारों में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहता है? देखो बात हो रही है लाइट की, लाइट के साथ एसोसिएटेड वर्ड कौन सा है आपका? फोटो। और यहां पर क्या बात हो रही है कि अवे, अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है, अवे का मतलब नेगेटिव हो गया, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। 14th क्वेश्चन इज द सब्सटेंस व्हिच ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ड्यू टू। जो पौधे के अंदर जब लीव्स मैच्योर हो जाती हैं, फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं, वो अपने आप गिरते हैं पौधे पे, पेड़ पे लगे थोड़ी रहते हैं पौधों पर, तो वो किसकी वजह? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, गिब्रेलिन, साइटोकिनिन, किसकी वजह से हैं ये? जो मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स जो है पौधे से गिरते हैं, so it is due to abscisic acid। 15th question, walking in a straight line and riding a bicycle are the activities which are possible due to part of the brain। Choose the location and name of this part from the given table। अब चलना, बाइसाइकिल को राइड करना हमारे ब्रेन का कोई हिस्सा है जो इन सब चीजों को लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब आपको ये जो टेबल दिया गया है जिसके अंदर आपके ब्रेन का पार्ट है और उसका नाम दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट वन है जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें जैसे कि पता है कि सेरिबेलम जो है वो हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट पार्ट कौन सा हो गया? सी, यानी कि हिंड ब्रेन, जो कि ब्रेन का हिस्सा है और जिसका नाम क्या है? सेरिबेलम। 16th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टारगेट ऑर्गन्स? गिव एनी वन एग्जाम्पल। अब आपको बताना है कि जो टारगेट ऑर्गन है उसका क्या मतलब होता है, इसका एक एग्जाम्पल देना है आपको। इट्स आंसर इज स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन ऑन विच हार्मोन्स एक्ट आर कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चे जिसके ऊपर भी हार्मोन्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है ना, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टिश्यू या फिर ऑर्गन, उसको हम टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं। 17th क्वेश्चन, नेम 4 हार्मोन्स सिक्रीटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शंस। अब आपको 4 हार्मोन्स के नाम बताने हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से रिलीज होते हैं, वो सिक्रीट करता है, और इनके फंक्शंस भी बताने हैं। ये हार्मोन है आपके ग्रोथ हार्मोन, जिसका काम होता है आपकी बॉडी में बोन्स की डेवलपमेंट करना, मसल्स को डेवलप करना। दूसरा है आपका प्रोलैक्टिन, जो कि रेगुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए। थर्ड वन इज द ऑक्सीटोसिन,
ऑक्सीटोसिन जो है वो रेगुलेट करता है इजेक्शन ऑफ मिल्क और बर्थ हार्मोन्स के लिए। फोर्थ वन इज द वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है वो रेगुलेट करता है वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है आपकी बॉडी के अंदर। सो दीज आर द 4 हार्मोन्स रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड और ये इनके सारे के सारे फंक्शंस हैं। 18th क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जबकि जो एंडोक्राइन है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन के अंदर एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करते हैं वो, और एंडोक्राइन जो है उसके अंदर वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन जो है वो जो एंजाइम्स हैं वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, जैसे कि हमारे खाने को अलग अलग कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, हर एक ऑर्गन से। जैसे सलाइवरी एमाइलेज जो सबसे पहला मिलता है आपके माउथ के अंदर जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, ये फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ये एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं। वेयर इन द एंडोक्राइन सिस्टम, उसके अंदर क्या है कि आपकी बॉडी की कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन को ये रेगुलेट करते हैं, जैसे कि आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। एक्सोक्राइन का एग्जांपल है आपका सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, ईसोफेगल ग्लैंड। सो ये जो है वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन के अंदर आता है आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सब आते हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन के अंदर बेटा ध्यान रखना कि हार्मोन्स रिलीज करता है और ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन के अंदर उनके डक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं और ये एंजाइम सिक्रीट करता है। ये एंजाइम जो है वो रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ पॉटेड प्लांट शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब आपको बताना है कि जियोट्रोपिज्म क्या होती है, उसी के लिए आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। उसके अंदर आपको शो करना है पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म के बारे में। सो इट्स आंसर इज जियोट्रोपिज्म रेफर्स टू द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी और पुल ऑफ अर्थ। जियोट्रोपिज्म क्या है कि जो पौधा ग्रो कर रहा है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से और अर्थ के पुल की वजह से, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या हुआ कि वो जो रूट्स जो हैं वो अर्थ की तरफ को जो है वो मुड़ गई, और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या हुआ, जो पौधा ऊपर को ग्रो किया, ठीक है, वो अर्थ की ग्रेविटी के ऑपोजिट साइड पे ग्रो किया, इसीलिए वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, ठीक है। जब भी कोई चीज अवे होगी उस पर्टिकुलर चीज से, जैसे लाइट से अवे था तो हमने नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोला था, तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट है दैट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। 20th क्वेश्चन, राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब आपको इन सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। सबसे पहले इसके अंदर है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, जिसके अंदर आता है आपका कि अगर कोई स्टेम की मूवमेंट है टुवर्ड्स लाइट, पॉजिटिव है ना, लाइट्स की तरफ को होगा तो उसको हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। सेकेंड है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, अगर लाइट के अगेंस्ट होगा, जैसे कि रूट्स हैं लाइट से दूर ग्रो करती है ना, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सी पार्ट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म के अंदर आता है मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब अगर ग्रेविटी की तरफ को रूट्स ग्रो कर रही हैं तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसके अगेंस्ट जो पौधा ग्रो कर रहा है उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। सो डी के अंदर आपको ये पूछा गया कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म के बारे में आपको बताना है। अपवर्ड मूवमेंट, जो पौधा शूट टिप जो है पौधे के ऊपर को ग्रो कर रही है उसको हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर आ गया आपका ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर इन सॉइल। पौधा जो है वो पानी की तरफ को, मिट्टी के अंदर अपने पानी को ढूंढता है ना, तो उसकी तरफ को जो ग्रो कर रहा है दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। एंड द लास्ट इज केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म क्या है आपका, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल। जो पोलन ट्यूब्स जो हैं वो ओव्यूल की तरफ को ग्रो कर रही हैं उसको हम केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। बच्चे ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको अच्छी तरीके से और इनके एग्जांपल्स के साथ आप याद रखना। एग्जाम्स के अंदर कई बार इसी तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका नेम 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, हाउ इज द फंक्शनिंग ऑफ वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आपको 2 टाइप के न्यूरॉन्स बताने हैं, आपको ये भी बताना है कि कैसे एक की फंक्शनिंग जो है वो दूसरे से अलग है। सो इट्स आंसर इज 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर, सबसे पहला है आपका सेंसरी न्यूरॉन, दे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन, और दूसरा आता है आपका मोटर न्यूरॉन, दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन। अब 2 टाइप के न्यूरॉन्स हैं, एक है आपका सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा है आपका मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को पास करना रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ को, और मोटर न्यूरॉन का काम है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ को। जो रिसेप्टर यानी कि कहीं से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाना
उसे हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई स्मेल आ रही है, लाइक यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है ना, ये आपके ईयर्स बता रहे हैं, ये रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं कि हाँ मुझे ये साउंड सुनाई दे रहा है। उसके बाद ब्रेन यहां तक बोलेगा कि ओके, अगर आवाज बहुत ज्यादा तेज है तो कान बंद कर लो। सो दैट इज योर मोटर न्यूरॉन। ब्रेन ने मेरे इफेक्टर ऑर्गन को बोला कि यस दिस इज नॉट लाइक गुड फॉर योर ईयर्स, या फिर अगर मेरा हाथ कहीं पे किसी गर्म चीज के साथ, किसी गर्म ऑब्जेक्ट के साथ टच हो गया, तो वहां पर मेरे को ब्रेन ने बोला कि इसको हटा लो यहां से। जो ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी मेरे इफेक्टर ऑर्गन के लिए, उसको हम मोटर न्यूरॉन बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबल द पार्ट ए बी सी एंड डी एंड शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन द गिवन फिगर। अब आपको यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि लाइक एक हॉट कोई यूटेंसिल है, उसके साथ में जैसे ही हाथ टच हुआ तो आपको एक मसल दिख रही है, यहाँ पे एक आर्म है, ठीक है। आपको इन सब चीजों का एबीसीडी को लेबल करके बताना है। सो इसको लेबल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इफेक्टर। इफेक्टर क्या हो गया आपकी, जो कि मसल है इस आर्म के अंदर। फिर आ गया आपका ए पार्ट पे आपका सेंसरी न्यूरॉन, जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी ब्रेन तक कि अच्छा भाई ये बर्तन तो बहुत गर्म, हाथ पे टच हो रहा है, ठीक है। और फिर वहां से जो लेकर ये सिग्नल लेके जाएगी न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास में। स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा आपके ब्रेन के पास। ब्रेन से सिग्नल वापस आएगा आपके मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा इसको, और फिर ये इंफॉर्मेशन लाके ये इफेक्टर मसल को देगा, ठीक है ना, जो आपके आर्म के अंदर प्रेजेंट है कि भाई बर्तन बहुत गर्म है, हाथ पीछे कर लो वरना हाथ जल जाएगा। तो इसलिए बट ये इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रहता है कि आप ये नहीं वेट करोगे कि हाँ हाथ टच करके बर्तन के साथ में कि ओके मेरे ब्रेन से भी सिग्नल्स आ रहे हैं फिर मैं हाथ हटाऊंगा, तो इतनी देर में तो बेटा हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही नैनो सेकंड्स के अंदर वर्क होता है कि पहले सेंसरी जो है वो उस पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है, फिर ये ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके इफेक्टर मसल के पास लेकर आता है कि ओके अब आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है, ऐसा करना है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ड्रॉ करने के लिए आता है, कई बार लेबल करने के लिए आता है, तो प्लीज इसको दिमाग में छाप लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। को प्लांट हार्मोन्स के नाम बताने थे। ग्रोथ ऑफ हार्मोन के लिए ऑक्सिन और गिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्रमोट ऑफ सेल डिवीजन के लिए साइटोकिनिन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए आपका एब्सिसिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। इनहैबिट ग्रोथ के लिए आपका एब्सिसिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट पक रहा है उसके अंदर, उसके लिए इथाइलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? Name the disease caused due to the deficiency of iodine in our diet and state its one symptom. अब आपको बताना है कि आयोडाइज सॉल्ट जो है वो क्यों बोला जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट खाओ। इसके कमी होने की वजह से, जो खाने में हमारी आयोडीन की कमी होगी हमारी डाइट के अंदर, तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है, और उसका एक सिम्टम बताना है आपको। इट्स आंसर इज iodized salt is advisable because iodine is necessary for the formation of thyroxine hormone by thyroid gland. Goiter is the disease caused due to the deficiency, जिसके symptoms हैं neck of the person appears to be swollen due to the enlargement of thyroid gland. तो यहाँ पे बोला गया आपको कि जो आयोडीन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इसकी कमी होने की वजह से कौन सी बीमारी होने का डर रहता है? गॉइटर। गॉइटर के क्या सिम्टम्स क्या क्या है कि जो पर्सन का नेक है वो स्वोलन हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो एनलार्ज हो जाता है। यहाँ पे नेक जो है वो सूज जाता है, काफी ज्यादा एनलार्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं गॉइटर, ठीक है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि किसकी वजह से है? आपकी डाइट के अंदर अगर आयोडीन की कमी है। इसीलिए आपने कभी भी नमक का पैकेट पढ़ोगे तो वो आयोडाइज सॉल्ट लिखा होता है उसके ऊपर। 25th क्वेश्चन, व्हाट आर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस? वॉलंटरी एक्शंस के अंदर बच्चा आता है कि जैसे अगर मैं हाथ उठाकर कुछ लिख रही हूं, सो दैट इज वॉलंटरी एक्शन। बट यस, मेरी आईज अपने आप ब्लिंक कर रही है, मेरा हार्ट जो है वो अपने आप बीट कर रहा है, जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इनवॉलंटरी एक्शंस। जो एक्शंस बॉडी अपने आप करती है उनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, और जो हमारी अपनी उठकर चलना है, आपने कोई चीज को उठाना है, वो आपके अपने कंट्रोल में है, तो उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। 26th क्वेश्चन, कैटेगराइज द फॉलोइंग एक्शन एज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। अब इसी के अकॉर्डिंगली आपको जो एक्शंस दिए गए हैं उनको आपने ये बताना है कि कौन सा वॉलंटरी है और कौन सा इनवॉलंटरी है। फर्स्ट इज शिवरिंग व्हेन इट इज टू कोल्ड। अगर बहुत ज्यादा ठंड है
तो आपको कब कब ये होनी शुरू होती है। तो उसकी वजह से क्या है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो नेचुरल बॉडी का मैकेनिज्म है कि उसको ठंड लग रही है तो वो अपने आप शिवर करेगी। बी, पेरिस्टालिक मूवमेंट इन ईसोफेगस व्हेन स्वेलिंग फूड। आपका खाना जब आप खा रहे हो तो ये पेरिस्टालिक मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम का, जब लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। तो ये जो है ये आपके कंट्रोल में तो नहीं है, कि हम तो नहीं है ना अपने आप डंडा देके ऐसे पूरे गले के अंदर खाना आगे धक्का मार रहे, तो इसीलिए ये है आपका इनवॉलंटरी एक्शन। सी, अगर आप कोई टीवी देखते वक्त अपना फेवरेट प्रोग्राम के लिए चैनल चेंज कर रहे हो तो आप खुद अपने एक्शन से कर रहे हो ना, तो ये वॉलंटरी एक्शन है। नेक्स्ट आता है आपका डी, tears flushing out from the eyes when foreign particles follow them। अब यहाँ पे अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी आंखों में गया तब बोला है उन्होंने, तो उसके लिए ये इनवॉलंटरी एक्शन है। अगर आपकी आंखों में कुछ भी ऐसा चला गया तो अपने आप आंसू आ रहे हैं ना आंखों में से, तो ये बेचारी नदियां जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन है आपकी आंखों में से बहने वाली। नेक्स्ट आता है आपके 27th क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होती है एनिमल्स के अंदर। आंसर इज, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स, secretion of endocrine glands which are poured directly into bloodstream. They are carried by blood to the target organs. Target organs have specific receptor which identifies a specific hormone and coordinate or regulate their specific function. They transmit information and bring about the effect. अब यहाँ पे आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में बोला गया कि किस प्रकार से होती है। जब एंडोक्राइन सिस्टम ने, एंडोक्राइन ग्लैंड ने कोई सिक्रीट किया, वो सिक्रीशन जो थी, वो हार्मोन्स जो थे वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चले गए। अब वो ब्लड में जाके जो भी उसका टारगेट ऑर्गन होगा उसको देखेंगे जिसके ऊपर उसने स्पेसिफिकली काम करना है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में वो जो भी कोऑर्डिनेशन होगी उसकी, जो उसका स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा चीजों को रेगुलेट करने का, उस और अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करके फिर उसका असर आपको दिखेगा। इसका छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जैसे कि आपका थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी बॉडी की कई सारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। अब वो जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होगा वो आपकी बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। वो बॉडी के अंदर जाएगा, टारगेट ऑर्गन फाइंड करेगा, उस टारगेट ऑर्गन पे जाके वो स्पेसिफिक हार्मोन काम करेगा और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो देगा और फिर वो बताएगा कि हाँ भाई मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूं, तुम भी अपना काम ठीक ठाक कर लो। नेक्स्ट आता है आपका 28 क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ पार्ट्स 1 and 2 इन द डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन गिवन बिलो। अब आपको ये जो नीचे न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया है इसके अंदर आपको पार्ट 1 और 2 जो है उसको लेबल करना और उसका फंक्शन भी बताना है। तो इसको लेबल करते हैं। सबसे पहले है आपका एक जैसे डेंड्राइट दिया हुआ है, आपको लेबल करने के लिए यहाँ पे दिया था एक डेंड्राइट और एक था आपका एक्सॉन, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाकी भी लिख दी। ये है आपका सेल बॉडी और यहाँ पे ये जो नर्व एंडिंग रहती है इसको हम एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं या फिर नर्व एंडिंग भी बोला जाता है। डेंड्राइट जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं और एक्सॉन जो है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका 29th क्वेश्चन, मेंशन 3 मेजर रीजन्स ऑफ ब्रेन, राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच। आपको ब्रेन के 3 मेजर रीजन्स के बारे में बताना है और उन सबका एक एक फंक्शन भी। सो इट्स आंसर इज, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर मेन रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसके अंदर आता है आपका सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जिसका मेन काम होता है सोचना, एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, जैसे कि टच है, स्मेल है, हियरिंग है, स्पीच है, इन सब चीजों के लिए। मिड ब्रेन जो है वो एक रिफ्लेक्स मूवमेंट को परफॉर्म करता है जो कि किसी चीज के रिस्पॉन्स में है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कोई चीज देख रही हूँ, कुछ सुन रही हूँ, उसके रिस्पॉन्स में है। हिंड ब्रेन जो है उसके अंदर 3 मेन सेंटर्स रहते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। ये पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन के लिए, बॉडी के पोस्चर के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनवॉलंटरी एक्शंस को रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे कि हार्ट बीट होगी, ब्रीथिंग होगा, स्वेलिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया। ये सब चीजों के लिए जो है वो आपका हिंड ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्स एक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। एक्सप्लेन द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इट, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब आपको सबसे पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताना है। रिफ्लेक्स एक्शन इज डिफाइंड एज एन अनकॉन्शियस, ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर व्हिच मीन्स टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स टू अ स्टिमुलस व्हिच इज मॉनिटर्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? वो एक ऑटोमेटिक बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम है, एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि बॉडी की मसल्स, ग्लैंड्स और स्टिमुलस मिलके किसी स्टिमुलस की वजह से उन चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं हम। सिंपल शब्दों में कहें कि अगर आप कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो तो इमीडिएटली आप अपना हाथ पीछे करते हो। जैसे आपने किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आप इमीडिएटली अपना हाथ पीछे करोगे,
ठीक है, तो वो हाथ पीछे जो किया दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, कि आपकी बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम है कि इससे अगर ऐसा होता है तो आपने क्या करना है। द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, skin is the receptor and it receives the stimulus. This leads to the activation of the sensory nerve impulse. The sensory organ carries the message to the spinal cord in the form of the sensory impulse. Spinal cord plays the role of modulator. Spinal cord neuron transmit sensory nerve impulses to the motor neuron. Motor nerve conduct the impulses to the effector like the muscles of the leg, due to which there is pulling back the organ away from the harmful stimulus. अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा मैकेनिज्म समझाया गया है। मैंने बहुत शॉर्ट में इस आंसर को लिखा है कि जो स्किन है वो सबसे पहले रिसेप्टर का काम करती है। किसी भी स्टिमुलस की जब टच में आएगी वो, तो फिर वो जो यहाँ से सेंसरी नर्व इंपल्सेस हैं उसको जनरेट करेगी। वो मैसेज लेके जाएगा सेंसरी नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास में, स्पाइनल कॉर्ड लेके जाएगी उसको ब्रेन के पास, और ब्रेन से वो सिग्नल्स जो है वो वापस आएंगे, जो नर्व इंपल्स आएगी वो मोटर न्यूरॉन तक लेकर आएगी। मोटर नर्व जो है उन इंपल्सेस को इफेक्टर तक लेके जाएगी। इफेक्टर जो है वो मसल है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपके हाथ में है तो वो आर्म की मसल्स के पास में लेकर आएगी और फिर वो बोलेगी हाथ को पीछे कर लो भाई, बहुत गर्म ऑब्जेक्ट है। लेग की मसल के पास में आएगी तो वो लेग को बोलेगा भाई इसको पीछे कर ले भाई, आगे हार्मफुल स्टिमुलस है। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्स एक्शन जो काम करता है। अब इसी के आगे आता है आपका इन केस ऑफ टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। जब आपने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तब क्या होगा, तब हमकी स्किन जो है वो एक रिसेप्टर ऑर्गन का काम करेगी इन्हीं नर्व इंपल्सेस को रिसीव करने के लिए। फिर वो इसको लेके जाएगी मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर वो मैसेज को कंडक्ट करेगी मोटर नर्व्स के पास में, और इसको वापस भेजेगी इफेक्टर के पास में। इफेक्टर बोलेगा हाथ की मसल्स को कि भाई पीछे कर लो, गर्म ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा नर्व इंपल्स सिस्टम जो है वो काम करता है। रिफ्लेक्स आर्क इसी को बोला जाता है। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, और ऐसे कौन से चैप्टर्स के लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए वो आप करना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग CS ट्यूटोरियल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। प्लीज कुछ तो मोटिवेट किया करो ना मुझे भी, सब्सक्राइब करके कुछ अच्छे अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स लिख के।